एवरीवन, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्सशाला। हमारा आज का टॉपिक है रेशो। अच्छा, रेशो होता क्या है? जब भी रेशो की बात आती है तो हमारे माइंड में एक ही चीज आती है कि रेशो क्या है, हमारा एक कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन किसका कंपैरिजन है? कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज का, है ना। कभी भी हम कंपेयर करते तो किस में करते हैं? रेशो में ही करते हैं। अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि आपके क्लासरूम में टोटल कितने बच्चे हैं, सपोज आपके क्लासरूम में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं। अब 50 स्टूडेंट्स में से 30 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं। अब आपसे मैं बोलूं कि आप मुझे रेशियो बताओ कि आपकी जो क्लासरूम है उसमें गर्ल्स वर्सेस बॉयज का रेशियो क्या है। तो आप क्या बताएंगे? गर्ल्स 20 है, बॉयज 30 है, तो रेशियो क्या बनेगा? 20:30, है ना। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। यही तो रेशियो है। तो रेशियो क्या करता है ना कि वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है ना। दो क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप को बताता है रेशियो। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो वहां पे हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रेशियो निकालते हैं, है ना। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, है ना। टू और मोर क्वांटिटीज बोल सकते हैं आप कि इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज इन सेम काइंड एंड सेम यूनिट। या आप ऐसा कह सकते हैं सेम काइंड, एक जैसी हो तब कंपैरिजन कर सकते हैं। सब बोतल का कंपैरिजन बोतल के साथ कर सकते हैं, है ना। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अगर मैं एक बोतल का कंपैरिजन कर रही हूँ किसी भी पार्टी, मान लीजिए मैं एक बोतल का कंपैरिजन क्या कर रही हूँ? डोर के साथ कर रही हूँ, तो किस यूनिट में करूंगी? अगर इसकी लेंथ को मेजर करें तो उसकी भी लेंथ को ही मेजर करेंगे हम, ठीक है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए या तो उसका काइंड सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेशो में जो रेशो की कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं कि वो कौन क्या क्या है। अब आप कभी भी रेशो को कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे? टू क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करेंगे। एक आपका, अगर आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a/b, ठीक है। और अगर आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? a:b। a क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर भी कहते हैं। और रेशो के टर्म में उसे हम क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट, ठीक है। और b जो है आपका, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। रेशियो की टर्म में हम उसे क्या कहेंगे? कंसीक्वेंट, ठीक है। और ये जो दोनों टर्म्स हैं, जो दोनों क्वांटिटीज हैं आपकी a और b, उसको हम क्या कहेंगे? टर्म्स ऑफ रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक एग्जांपल है 8:9, इसमें मुझे बताइए कि एंटीसीडेंट क्या है और कंसीक्वेंट क्या है। तो आप क्या बताएंगे? फर्स्ट टर्म जो 8 है आपका, वो क्या होगा? आपका एंटीसीडेंट होगा। और जो b सेकंड टर्म है आपका क्या है? 9, वो क्या होगा? आपका कंसीक्वेंट होगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि बोथ टर्म ऑफ अ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यानी कि आपकी जो रेशियो की टर्म्स होती हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं? सेम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो के अलावा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट नंबर कौन सा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3:4 है। अगर आप 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यूजुअली a ratio is expressed in lowest term or simplest form। जब भी आप रेशियो का एक्सप्रेस करते हैं तो आप क्या करेंगे? या तो उसको लोएस्ट टर्म में सॉल्व करके दिखाएंगे या फिर उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उस फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, 3:15 है आपके पास, तो क्या हम इसको लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 3:15 है, दोनों ही टर्म्स को आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1:5। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। यानी कि जो ऑर्डर होता है, टर्म्स का जो ऑर्डर होता है रेशियो में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्डर से वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर आप ऑर्डर को चेंज करेंगे तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी आपकी। फॉर एग्जांपल 2:3, तो 2:3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2/3। और 2/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.6, यानी कि 6 रिपीट हो जाएगा। आपको ये बोल सकते हैं 0.6 बार। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2:3 को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? 3:2 में, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी? 3/2 = 1.5। तो हो गई ना वैल्यूज चेंज। इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर जो होते हैं, टर्म्स के जो ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, इससे क्या होगी? वैल्यूज चेंज हो जाएगी। क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन सेम यूनिट। यानी कि आपकी जो क्वांटिटीज होती है वो क्या होनी चाहिए? कंपेयर करने
केजी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। इसलिए क्या कहते हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए। सपोज आपके पास 2 केजी ऑफ राइस है, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 केजी ऑफ वीट के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1:1 का रेशियो आ जाएगा। अगर वहीं आपसे कहा जाए कि 2 लीटर मिल्क को आपको कंपेयर करना है 5 ग्राम्स ऑफ शुगर के साथ, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि क्या होना चाहिए, क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि आप जब दो क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा आपके? उसको फ्रैक्शन को कौन सी फ्रैक्शन में चेंज करना होगा? लाइक फ्रैक्शन में, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर्स होती है हमारी सेम। अगर आपके पास एक क्वेश्चन है 3:5 और 3:4, आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? 3:5 है भाई, न्यूमरेटर तो हमारा सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3:5 यानी कि 3/5, 3:4 यानी कि 3/4। दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे? 3/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 3 × 4 12, 5 × 4 20, यानी कि 12/20। यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3/4 को चेंज करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 15, 4 × 5 20। डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब क्या फ्रैक्शन आ गई हमारे पास? 12/20 एंड 15/20। तो 12 बड़ा हुआ, 15 बड़ा हुआ, 15 बड़ा हुआ, तो रेशियो कौन सा बड़ा हुआ हमारा? 3:4 का। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे दो रेशियोज को, तो आप क्या करेंगे? उनको पहले इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। If the quantity increased or decreased, the ratio is to be the fraction by which the original quantity is multiplied to get a new quantity is called the factor multiplying ratio। अब क्या होता है factor multiplying ratio? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ABC Footwear Company produces 4,000 footwears in a day. If they increase their production in the ratio 6:5, what will be the new production? अगर ABC कंपनी है, कितना प्रोडक्शन कर रही है एक दिन में? 4,000 यूनिट्स का कर रही है, और उसका रेशियो क्या है? इंक्रीज होने का रेशियो क्या है? 6:5, और क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या बताना है? न्यू प्रोडक्शन बताना है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना आपके पास, तो प्रोडक्शन, अगर कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो रेशियो है 6:5, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। यही तो है फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। जिस रेशियो में कोई भी क्वांटिटी बढ़ रही है या घट रही है, उसको क्या कहते हैं? फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करेंगे? जो फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो का बड़ा नंबर है, बड़ी डिजिट है, बड़ा टर्म है, उसको क्या करेंगे? आप न्यूमरेटर में रखेंगे, और छोटे नंबर को क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में रखेंगे। और सेम अपोजिट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो छोटा नंबर हमारे न्यूमरेटर में आएगा, और बड़ा नंबर क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा। करके देखते हैं। 4,000 यूनिट्स है, यानी कि 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6:5 का फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो है हमारा। बड़ा क्या है? 6 है, यानी कि 6/5। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 4,800, यानी कि 4,800। सेम इसका अपोजिट इसी क्वेश्चन के साथ कर लेते हैं। अगर ABC मैन्युफैक्चर कंपनी जो है फुटवेयर, सेम प्रोडक्शन कर रही है फुटवेयर का 4,000 यूनिट्स का, और क्या हो रहा है? उसका फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है? न्यू फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो है 3:4। बट कंडीशन यहाँ है कि पहले वो इंक्रीज कर रही थी प्रोडक्शन, अब क्या कर रही है? रिड्यूस कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अब क्या होगा हमारा? यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस कर रही थी? 4,000। और मैंने क्या बताया? जब डिक्रीज की कंडीशन आती है, तो क्या करते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो में? जो छोटा टर्म होता है, स्मॉल टर्म होता है हमारा, वो कहाँ आ जाता है? न्यूमरेटर में। यानी कि 3:4 में छोटा क्या है? 3 है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 3/4। सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3,000। बस यही तो था फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। हम करेंगे टाइप्स ऑफ रेशियोज। जब टाइप्स ऑफ रेशियोज की बात होती है, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज है हमारे पास। एक तो हमारे पास इनवर्स रेशियो, और एक होता है हमारे पास कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियोज के भी बहुत सारे टाइप्स हैं।
जैसे डुप्लीकेट रेशियो हो गया, सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। तो इसी टाइप से हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है हमारा इनवर्स रेशियो। जैसे कि नाम से ही पता चला, इनवर्स का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। वन रेशियो इज द इनवर्स ऑफ द ऑर्डर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। अगर कोई रेशियो जो इनवर्स कब होगा? अगर उसके प्रोडक्ट का सब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 के इक्वल होगी। करके देखते हैं एक बार। आपके पास एक क्वेश्चन है 7:5। अब इसका अगर 7:5 है, एंटीसीडेंट क्या होगा? 7, कंसीक्वेंट क्या होगा? 5। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसका इनवर्स रेशियो निकालते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी? 5:7। अब ये चेक कर लीजिए क्या प्रोडक्ट 1 आएगा? तो 7:5 क्या है आपका? ए और बी की टर्म में लेकर 7:5 को आप क्या लिख सकते हैं? 7/5। इसका इनवर्स रेशियो क्या आया? 5:7 मल्टीप्लाई बाय 5:7 को क्या लिख सकते हैं? 5/7। अगर आप 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 35। वैसे अगर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू फिर भी क्या आएगी? 35। तो 35/35 वैल्यू क्या आनी है हमारी? 1। तो आया ना प्रोडक्ट 1। यही तो था इनवर्स रेशियो। अब है एक हमारा ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो और एक हमारा है लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो क्या होता है? द रेशियो A is to B will be greater inequality if A is greater than B। मतलब A is to B greater inequality रेशियो कब होगा? जब हमारा A जो है बड़ा होगा B से, यानी कि एंटीसीडेंट क्या होगा? कंसीक्वेंट से बड़ा होगा। सेम अपोजिट है आपका लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। The ratio A is to B will be of lesser inequality if A is less than B। ठीक है, अगर A छोटा है, एंटीसीडेंट छोटा है आपका कंसीक्वेंट से, तो वो क्या होगा? आपका लेसर इनइक्वालिटी रेशियो होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास 7:5। अब 7:5 में कौन सी टर्म बड़ी है हमारी? एंटीसीडेंट बड़ी है। तो ये कौन सा रेशियो होगा हमारा? जब आपका एंटीसीडेंट बड़ा होगा तो वो क्या होगा? आपका ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो। और एंटीसीडेंट छोटा होगा तो क्या वैल्यू होगी आपकी? कौन सा रेशियो होगा? वो आपका लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। देख लेते हैं एक और एग्जांपल। 8:9। बताइए क्या होगी इसकी वैल्यू? कौन सा रेशियो है ये आपका? 8:9 में कौन सी टर्म बड़ी है हमारी? कंसीक्वेंट बड़ा है। तो ये कौन सा रेशियो होगा हमारा? लेसर इनइक्वालिटी रेशियो। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे बताइए द रेशियो ऑफ 8:15 इज क्या होगा? 8:15 क्या है हमारा? ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो है, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो है, या फिर 1 है, या फिर नन ऑफ दीज है? आंसर आप कमेंट में बताएंगे। सेम एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि 10:5। 10:5 क्या होगा आपका? ग्रेटर इनइक्वालिटी रेशियो होगा, लेसर इनइक्वालिटी रेशियो होगा, या इसकी वैल्यू भी 1 होगी, या नन ऑफ दीज? आंसर आप कमेंट में देंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट रेशियो है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एंटीसीडेंट इज टू प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर कंसीक्वेंट। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट और 2 या 2 से ज्यादा कंसीक्वेंट का प्रोडक्ट। जैसे कि पता डेफिनेशन से ही पता चल रहा है इसकी कि क्या होगा? इसमें 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज होंगी हमारे पास। उनमें क्या होगा? जब 2 या 2 से ज्यादा रेशियो होगी तो 2 या 3 हमारे पास क्या होंगे? एंटीसीडेंट भी होंगे, और 2 या 3 हमारे पास क्या होंगे? कंसीक्वेंट भी होंगे। उनका ही प्रोडक्ट तो है, उनको ही तो सॉल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। वो जो वैल्यू होगी हमारी, वो क्या होगा? कंपाउंड रेशियो होगा। जैसे कि करके देखते हैं। एग्जांपल है आपके पास 5:6 है, और एक है आपके पास 7:8, और एक है आपके पास 9:10। आपको बताना है कि कंपाउंड रेशियो क्या होगा। 5:6 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/6। 7:8 को क्या लिख सकते हैं? 7/8। और 9:10 को क्या लिख सकते हैं? 9/10। तो आपको क्या करना है? एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट है ना, और क्या लेना है? कंसीक्वेंट का प्रोडक्ट। क्या वैल्यू आएगी? 5 into 7 into 9, और कंसीक्वेंट्स क्या होंगे हमारे? 6:8:10। अब वैल्यूज कैंसिल हो रही है तो आप कर सकते हैं इसको। क्या हो सकता है? 5 को अगर आप 10 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, और यहाँ 3 और 9 को भी कैंसिल कर सकते हैं आप, या 3 और 9 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब एंटीसीडेंट क्या बचा आपके पास? 7 into 3, और कंसीक्वेंट को क्या बचा? 8 into 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 21/32। तो कंपाउंड रेशियो क्या हुआ आपके पास? 21:32। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जिसके नाम से पता चल रहा है कि किसी का कॉपी, किसी भी नंबर का या किसी भी इमेज का कॉपी क्या होता है? आपका डुप्लीकेट होता है।
A ratio compound to itself is called as duplicate ratio. अगर वो खुद का ही कंपाउंड है तो क्या होगा, वो डुप्लीकेट रेशियो होगा. जैसे कि for a is to b, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, a square is to b square. अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका, या आप इसको ये भी कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ इक्वल रेशियोज आर डुप्लीकेट. अगर दो टाइप के सेम इक्वल रेशियोज है तो वो क्या होगा आपका डुप्लीकेट रेशियो होगा. एग्जांपल के लिए देख सकते हैं a is to b किसके इक्वल होगा, a is to b के इक्वल होगा. दोनों क्या हो गए, एंटीसीडेंट को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई एक साथ करते हैं, कंसीक्वेंट को एक साथ करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, a into a is equal to b into b. आपके पास एक क्वेश्चन है 2:3. अब इसमें बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है हमें. तो अगर आपका एंटीसीडेंट 2 है तो क्या हो जाएगा 2 into 2 4, और अगर कंसीक्वेंट क्या है हमारे पास 3 है तो 3 into 3 9. आप इसको डायरेक्ट स्क्वायर्स भी कर सकते हैं. इसके आपके पास 2:3 था ना, उसका डुप्लीकेट निकालो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एंटीसीडेंट का स्क्वायर और कंसीक्वेंट का स्क्वायर. तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. नेक्स्ट हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो. सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a is to b is square root of a is to square root of b. यानी कि आप ये कह सकते हैं तो स्क्वायर रूट्स ऑफ अ गिवन रेशियो, जो भी रेशियो दिया होगा आपके पास, आपको क्या करना है, उसको स्क्वायर रूट निकालना है. a is to b का क्या होगा, a का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a, b का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ b. वैल्यू है आपके पास 4:9. अब 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का. तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, √4 √9. तो 4 स्क्वायर रूट होता है हमारा 2 का, 9 स्क्वायर रूट होता है हमारा 3 का, तो 2:3. ये क्या है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो. ऐसे ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं. ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ क्यूब्स ऑफ द टर्म्स. जब हम टर्म्स का क्यूब करते हैं, कोई भी आपके पास रेशियो गिवन है उसका जब आप क्यूब्स निकालेंगे वो क्या होगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा. एग्जांपल के लिए आप ये बोल सकते हैं a is to b का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a की क्यूब is to b की क्यूब. एग्जांपल ले लीजिए 2:3 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब क्या होती है 27. तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा आपका 8:27. नेक्स्ट है हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. सब ट्रिप्लीकेट जैसे कि डुप्लीकेट में भी बताया, सब डुप्लीकेट रेशियो में भी बताया था कि सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a is to b. वैसे ही आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ a is to क्यूब रूट ऑफ b. वैल्यूज ले लेते हैं, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं आप. इसलिए आपके पास है 8:27. अब 8:27 है तो क्यूब रूट ऑफ 8 is to क्यूब रूट ऑफ 27. तो वैल्यू क्या आ गई, 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का, और 27 किसका क्यूब रूट होता है 3 का. तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास 2:3. ये क्या था आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. एक होता है आपका कॉमेंसुरेबल एंड इनकॉमेंसुरेबल रेशियो. इसमें क्या होता है आपका, इफ द रेशियोज ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर. जब भी आप सिमिलर क्वांटिटीज को आप क्या करेंगे, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो क्या होगा आपका कॉमेंसुरेबल रेशियो होगा. फॉर एग्जांपल आपके पास है एक रेशियो आपके पास 3:2 और एक रेशियो है आपके पास 7:5. अब दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, क्या होगा आपके पास 3:2 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2. इसके इक्वल में कौन सा रेशियो है आपके पास 7:5. इसको क्या लिख सकते हैं 7/5. जब इक्वल टू में है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास 3 into 5 15, 7 into 2 14. तो इसका रेशियो क्या आ गया 15:14. ये कौन सा रेशियो हुआ हमारा कॉमेंसुरेबल रेशियो. इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज एन इरेशनल. जब वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा तो ये कौन सा रेशियो होगा आपका इनकमेंसुरेबल रेशियो होगा. या आप ये कह सकते हैं इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज एन इरेशनल नंबर then they are incommensurable ratio. एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 2√3 है आपका, 2√3 is to 3√2, या फिर 2√3 is to 3√5, या सिंगल एक रेशियो भी ले सकते हैं आप 3 is to √2. ये सारे ही क्या है आपके एग्जांपल इनकमेंसुरेबल रेशियो के एग्जांपल्स हैं ये. एंड लास्ट है हमारा कंटिन्यू रेशियो. कंटिन्यू रेशियो क्या होता है आपका, कंपैरिजन बिटवीन 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. यानी कि सेम काइंड की अगर 3 या मोर क्वांटिटीज हैं तो वो क्या होगा आपका
कंटिन्यू रेशियो होगा। एग्जांपल ले सकते हैं आप। अब जैसे कि कंटिन्यू रेशियो का एग्जांपल क्या हो सकता है, a is to b is to c, तीन रेशियो कंटिन्यू चल रहे हैं आपके, तो ये क्या होगा आपका कंटिन्यू रेशियो होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:7:11। अब आपको क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपका रेशियो क्या है 2:7:11, लेट कर लीजिए आप रेशियोज को। तो लेट द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 2x, 7x, 11x। आप क्या करेंगे, x लेट कर लेंगे। हमें पता है सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, 2x प्लस 7x प्लस 11x किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम क्या होगा हमारा 20x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180/20, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। अब जब 9 डिग्री वैल्यू आ गई हमारी, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से 2। पहला क्या था हमारा 2x था, सेकंड एंगल क्या था 7x था, थर्ड क्या था हमारा 11x। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 into 9 क्या हो जाएगा आपका 18 डिग्री, 7 into 9 क्या हो जाएगा आपका 53 डिग्री, और 11 into 9 क्या हो जाएगा आपका 99 डिग्री। तो तीनों एंगल्स क्या होंगे आपके पास 18 डिग्री, 53 डिग्री एंड 99 डिग्री। क्या करेंगे, रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे विजिबल है, आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपलीफाई करना है इन रेशियोज को। तो सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, जैसे 1/3 है, 1/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8:3, है ना। जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8:3। अगर आप इसका ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है कि 1/3 आपका क्या 1:3 है और 1:8 है, तो 1/3 किसके इक्वल होगा आपके 1/8 के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स क्या करेंगे आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों साइड्स आप पहले क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 into 3, और इधर भी आपको क्या करना होगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, आप क्या लिख सकते हैं इसको 1:1/8 into 3। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, बोथ साइड्स फिर क्या करेंगे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप बोथ साइड्स 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 into 8 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8:3। तो आप इसको इजी तो यही रहेगा कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से करें, डायरेक्ट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला सकते हैं, जो कि आ जाएगी आपकी 8:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इसमें क्या है आपके पास कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो से ज्यादा रेशियोज होते हैं आपके पास, सपोज अगर A:B:C आपके पास ये कंटीन्यूअसली चल रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब 1/3 1/8 1/6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, क्या वैल्यू आएगी 3, 8 एंड 6। 3 से ले सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। अगर आप 2 से ले सकते हैं आप 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। अगेन 2 से ले सकते हैं 2 2 जार 4। और ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये जो वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करके। तो क्या क्या मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 2 into 2 into 2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 और 12 2 जार 24। अब ये 24 तो आ गया। अब देखो 1/3 है हमारे पास, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई, आप सिंगल डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम दोनों साइड 8 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 1। इससे ये टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 1/8 है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको जो 24 हो जाए, 3 से कर सकते हैं। अब ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करें, क्यों कर रहे हैं पता है ना आपको, कि जिससे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। नेक्स्ट टर्म क्या है 1/6, इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक बार देख लेते हैं।
तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये 8/24 इज टू 3/24 इज टू 4/24। तो ये क्या हो जाएगा 24 से तो 24 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 8:3:4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। दो नंबर्स है उनका रेशियो क्या है 7:10 है और उनका डिफरेंस कितना है 105 है, तो वो नंबर्स क्या होंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि 7:10 का डिफरेंस है। आप रेशियो को लेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं हम। ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 7x और ये क्या हो जाएगा आपका 10x। अब डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस का मतलब क्या है माइनस हो रही है, यानी कि 7x माइनस 10x, उनका डिफरेंस कितना है 105। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे देखिए 7x में से 10x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू 105। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए 105/3, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 35। तो जब x की वैल्यू ये 35 आ गई तो हमने लेट क्या किया था, हमने इसको लेट किया था 7x, यानी कि 7 into 35, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 245। एंड सेकंड क्या था हमारा 10x, यानी कि 10 into 35, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 350। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 7x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 245 और नेक्स्ट क्या था हमारा 350। अब एक बार ये चेक भी कर लीजिए क्या इन दोनों का डिफरेंस 105 आ रहा है। देख लेते हैं 350 माइनस 245, तो डिफरेंस चेक कीजिए क्या 105 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वैल्यू कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y। आपके पास क्या है 324 है, इसको किसके दो के बीच में डिवाइड करना है x और y को, इन द रेशियो ऑफ 11:7। रेशियो भी गिवन है आपके पास। x एंड y वुड गेट रुपीज, और x और y को कितने रुपीज मिलेंगे बताइए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम आप लेट करेंगे, लेट द रेशियो x को लेट रेशियो को हम x लेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11x एंड 11x is to 7x। अब ये क्या रेशियो आ गई हमारे पास 11x is to 7x। अब फाइंड आउट कर लेते वैल्यू। तो क्या बोला इन दोनों का सम कितना होगा, डिवीजन करना है 324 को आपको डिवाइड करना है दो लोगों के बीच में, तो 11 और ये 7 जो इनका सम कितना होना चाहिए 324 आना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 11x plus 7x is equal to 324, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 18x is equal to 324। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 324/18। अब इसको डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18, तो आप यहाँ से वैल्यूज निकाल लीजिए। 11 into 18 क्या हो जाएगा आपका 198 और 7 into 18 क्या हो जाएगा आपका 126। क्या ऑप्शन में है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 204 एंड 120, सेकंड है आपका 200 एंड 120 और थर्ड है 180 एंड 144, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन तो कहीं भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या कौन सा करेक्ट होगा नन ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:5। 11:5 का इनवर्स रेशियो क्या होगा। इनवर्स रेशियो मैंने आपको बताया था कि उसमें एंटीसीडेंट जो होता है कंसीक्वेंट होता है, कंसीक्वेंट क्या होता है एंटीसीडेंट हो जाता है हमारा। तो आपका रेशियो 11:15, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा आपका 15:11। ऑप्शन ए इज आपका, ये जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। रेशियो क्या आपका 5:7 का है। इफ द कंसीक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 25। इनवर्स रेशियो का जो कंसीक्वेंट है वो 25 है, तो द एंटीसीडेंट क्या होगा आपका। पहले तो आप रेशियो देख लीजिए, रेशियो क्या है हमारे पास 5:7 का रेशियो है।
अब क्या कह रहा है, इफ द कंसीक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, इसके इनवर्स का कंसीक्वेंट, इसका इनवर्स, जब इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। इनवर्स 7:5 हो गया आपका, तो इसका कंसीक्वेंट कितना है 25, यानी कि 5 का क्या वैल्यू आ गई आपके पास 25। 25 कब होगा, जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा आपका। तो आपको मैंने बताया था रेशियो की प्रॉपर्टी में कि अगर आप किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से करेंगे, और डिवाइड करें तो सेम नंबर से करेंगे। तो जब हमने कंसीक्वेंट में 5 मल्टीप्लाई किया, तो एंटीसीडेंट में भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो 7 × 5 क्या हो जाएगा आपका 35। तो रेशियो क्या आ गई आपकी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, क्योंकि ए क्या है 35। तो आपका एंटीसीडेंट न्यू इनवर्स एंटीसीडेंट क्या आ गया हमारा 35, और कंसीक्वेंट क्या आ गया हमारा 25। तो रेशियो क्या बन गया 35:25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ a:b क्या है आपके पास 2:3 है, b:c आपके पास क्या 4:5 है, और c:d क्या 6:7 है, देन a:d क्या होगा, a:d क्या होगा आपको बताइए, a:d क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b = b/c = c/d। तो ये इसके नंबर्स क्या गिवन है हमारे पास, रेशियो कौन सा है, a/b क्या है आपके पास 2/3 a:b का रेशियो क्या है 2:3, और b:c का रेशियो क्या है आपके पास 3:4:5, और c:d का रेशियो क्या है हमारे पास 6:7। तो आपको ad की वैल्यू बतानी है, a:d की वैल्यू बतानी है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 = 4/5 = 6/7। जब आप इसको कंपाउंड कर देते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सारे एंटीसीडेंट्स जो होंगे आप एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी कंसीक्वेंट्स होंगे आप उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एंटीसीडेंट्स क्या क्या है इसमें, a × b × c, और कंसीक्वेंट्स क्या है हमारे पास b × c × d। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं, a × b × c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 4 × 6 / 3 × 5 × 7। 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी a/d, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 4 × 2 / 5 × 7। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 4 8, 8 2 16/35। तो a:d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a:d = 16:35। क्या रेशियो है 16:35, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:9। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, स्क्वायर्स, मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर्स होते हैं। तो 5:9 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर इज टू 9 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। क्या ऑप्शन में है 25:81 सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फर्स्ट क्या है 81, क्यों 81 होगा, आपको इनवर्स थोड़ी ना करना है। 9:5 क्यों होगा, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है स्क्वायर्स, और तो सी ऑप्शन क्या है 25:81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक बार। द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 5:7, 5:7 का ट्रिप्लिकेट रेशियो बताइए। यानी कि मैंने आपको बताया था ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब और 7 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 5 × 5 × 5, आपकी वैल्यू क्या आएगी 125। और 7 का क्यूब क्या होता है 7 × 7 × 7 भी कर सकते हैं आप। तो 7 का क्यूब क्या होता है हमारा 7 × 7 49, और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 343, यानी कि 125:343 के ऑप्शन में है। चेक करते हैं 25:49 ये नहीं होगा, 5:7 ये भी नहीं होगा, 125:343, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 121:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, है ना, आपने किया तो है स्क्वायर रूट्स। तो 121
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 121 की पावर हाफ इज टू 25 की पावर 1/2 कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 121 इज टू अंडर रूट 25। तो इसकी वैल्यू क्या है आपको ये पता है 25 किसका अंडर रूट होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 25 का तो 5 आ जाएगा। और 121 किसका होता है 11 का होता है, तो रेशियो क्या आ गया 11:5। अब 11:5 क्या है ऑप्शन देखते हैं 6:5 कहीं से नहीं होगा, 36:25 भी नहीं होगा, 50:72 भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन आपका डी क्या है करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब सब ट्रिप्लिकेट बताना है आपको, सब ट्रिप्लिकेट कैसे बताएंगे आप 64:27। सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, आप इसको क्या लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 इज टू 27 की पावर 1/3, या फिर आपको इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 64 इज टू क्यूब अंडर रूट 27। अब ये बताइए 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है, और 64 किसका क्यूब होता है 4 का होता है। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 4:3। ऑप्शन में देखें एक बार, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 16:9 इनकरेक्ट, 4:3 आपके पास ऑप्शन नंबर बी क्या है 4:3 मैच कर रहा है, टिक कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:2। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है आपके पास 25:81 एंड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है आपके पास 1000:27। आइए कैसे करेंगे इसको। पहला रेशियो क्या है आपके पास डुप्लीकेट रेशियो क्या है 4:5। 4:5 को आप क्या कर सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो किसका निकालना है आपको 4:5 का निकालना है, तो 4:5 यानी कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे आप, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 का स्क्वायर 16:25। ये तो आपका डुप्लीकेट रेशियो आ गया। आपको क्या करना है ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:2, तो 3:2 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या आ जाएगा 3 की क्यूब इज टू 2 की क्यूब, तो वैल्यू क्या 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। तो डुप्लीकेट और ट्रिप्लिकेट का तो केस खत्म हुआ। सब डुप्लीकेट रेशियो 25:81। आप क्या कह रहे हैं सब डुप्लीकेट रेशियो किसका होना है 25:81 का, और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका होना है 1000:27 का। तो डुप्लीकेट रेशियो निकाल लेते हैं हम। ये तो था हमारा डुप्लीकेट रेशियो, सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:81। तो सब डुप्लीकेट क्या आ जाएगा आपका किसका निकालना है आपको डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है अंडर रूट, तो 20 √25 तो ये किसका होता है आपका अंडर रूट 5 का स्क्वायर होता है 25, और 81 किसका स्क्वायर होता है हमारा 9 का, तो 5:9 आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या था ट्रिप्लिकेट, तो ट्रिप्लिकेट में आप क्या कर सकते हैं ट्रिप्लिकेट में आप क्या करेंगे किसका ट्रिप्लिकेट निकालना 1000:27 का, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाल लेते हैं हम। ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 किसका क्यूब रूट होता है और 27 किसका होता है 3 का। तो ये क्या निकल के आ गए हमारे डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट रेशियो। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या था डुप्लीकेट रेशियो क्या था 16। आप 16 का कंपेयर किसके साथ करेंगे आप इन दोनों को कंपेयर करना है ना हमें डुप्लीकेट वालों को और ट्रिप्लिकेट को, तो 16 आइए इन रेशियोज को लिख लेते हैं पहले। तो रेशियोज क्या है हमारे पास 16:25 और इसका रेशियो क्या है हमारे पास 27:8, और ये तो हमारे डुप्लीकेट वाले थे। और अगर ट्रिप्लिकेट की बात करें तो डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लिकेट की बात करें तो क्या आया था 5:9 था हमारा सब डुप्लीकेट, और सब ट्रिप्लिकेट क्या आया था हमारा 10:3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम 16:25 को 16/25 लिख सकते हैं, 16:25 into में 27:8 को हम 27/8 लिख सकते हैं, 5:9 को हम 5/9 लिख सकते हैं, और 10:3 को हम क्या लिख सकते हैं
3। सॉल्व कर लेते हैं इनको, सारे एंटीसीडेंट्स एक साथ ऐड मल्टीप्लाई होंगे और कंसीक्वेंट सारे एक साथ मल्टीप्लाई होंगे हमारे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देख लेते हैं एक बार। 25 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 3। अब जो वैल्यूज आपकी कैंसिल हो रही है आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। ऐसे ही आप क्या कैंसिल कर सकते हैं। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। और क्या कैंसिल हो सकता है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 9 जार 27 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। तो वैल्यू आपकी क्या आ गई, आपके पास क्या बचा 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 4:1। क्या ऑप्शन में कहीं 4:1 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, क्योंकि 1:4 का रेशियो नहीं आया हमारा, 4:1 का रेशियो आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 10a plus 3b is to 5a plus 2b। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। a is to b क्या है हमारे पास 2:5 है, यानी कि अगर हम इसको लेट करें तो हम लेट कर सकते हैं। लेट a is equal to 2x and b is equal to 5x। अब ए बी को हमने लेट कर लिया। इक्वेशन क्या है हमारे पास 10a plus 3b अपॉन में 5a plus 2b। वैल्यूज पुट कर लेते हैं a और b की। तो 10a का मतलब क्या हो जाएगा, 10a क्या था हमारे पास 2x, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2x, प्लस में b की वैल्यू क्या आई थी 5x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5x। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5। a क्या था हमारे पास 2x, प्लस में b यानी कि 2b, b क्या था हमारे पास 5x। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, प्लस में 3 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, अपॉन में 5 को 2x से करेंगे तो 5 2 जार 10x, प्लस में 2 को 5x से करेंगे तो 2 5 जार 10x आ गया आपके पास। अब इसका सम निकालना 20x प्लस 10x, 20x प्लस 15x क्या हो जाएगा आपका 35x, अपॉन में 10x प्लस 10x 20x। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 4 जार 20, 5 7 जार 35। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x से x कैंसिल होगा 7:4। क्या क्वेश्चन में कहीं 7:4 है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 7:4। तो इस ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। करेंगे प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन है क्या, रेशियो और प्रोपोर्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन होता है द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। अब इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज से मतलब क्या है, दो रेशियो जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वही क्या है हमारा प्रोपोर्शन है। जैसे कि a:b आपके पास एक रेशियो है, दूसरा रेशियो आपके पास c:d। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रेशियोज ये क्या है, आप एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। एक अब ये ABCD है क्या, जैसे कि आपको पता है A हम किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को कहते हैं, B हमारा सेकंड टर्म होता है, C हमारा थर्ड टर्म होता है और D हमारा क्या होता है फोर्थ टर्म होता है। अब इसमें A और D जो होते हैं हमारे, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। और आपका जो सेकंड यानी कि B और C है, सेकंड और थर्ड टर्म है, उसको हम कहते हैं मीन टर्म्स। और ये ABCD जो होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, इन सारी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं प्रपोर्शन, टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। ये सारी ये जो आपकी क्वांटिटीज है ना ABCD, यही क्या है हमारे टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन। अब प्रपोर्शन कोई भी आपके पास क्वांटिटी अगर गिवन है, आपके पास दो रेशियोज गिवन है, तो आप कैसे बताएंगे कि वो प्रपोर्शन है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रेशियो क्या है, सपोज आपके पास है A:B है, एक आपके पास C:D है, तो इक्वालिटी का सिंबल यानी कि दोनों अगर इक्वल होंगे तभी प्रपोर्शन होगा, यानी कि A:B is equal to C:D। आप इसको लिख लेते हैं A/B is equal to C/D। इक्वालिटी का सिंबल है, जब भी इक्वालिटी का सिंबल होता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा AD is equal to BC, यानी कि AD किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। तो यही तो है प्रपोर्शन, हमें यही तो बताना था कि दो क्या है, दोनों क्वांटिटीज यानी कि दोनों रेशियोज क्या है एक दूसरे के प्रपोर्शन
प्रोपोर्शन शो कैसे करेंगे, हम दिखाएंगे कैसे, उसका सिंबल क्या होता है, रेशो का सिंबल होता है डबल डॉट, वैसे ही प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है 4 डॉट्स। तो इसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, A is to B प्रोपोर्शन यानी कि 4 डॉट्स किसके प्रोपोर्शन है, C is to D के। आइए क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है 2, 6, 7 और 4 टर्म आपको पता नहीं x, यानी कि 2, 6, 7 और x आपके पास क्वांटिटीज गिवन है। आपको बोला गया है कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, A is to B is equal to C is to D। A फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, सेकंड टर्म हमारे पास 6 है, थर्ड टर्म हमारे पास 7 है, लास्ट टर्म यानी कि 4 टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है x। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। A अपॉन B क्या हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 6, C अपॉन D क्या हो जाएगा 7 अपॉन x। नहीं पता हमें, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वालिटी का सिंबल है ना, 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके पास 42। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 42, 2 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाइंग होती है तो वो क्या हो जाती है, डिवीजन में हो जाती है, अगर डिवीजन में होती है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं तो x के साथ 2 क्या मल्टीप्लिकेशन में है, आप उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x 42 अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 21। x की वैल्यू क्या आ गई 21। अब चेक क्या करना है कि ये जो आपके पास क्वांटिटीज गिवन थी वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2, सेकंड टर्म क्या है 6, थर्ड टर्म है 7 एंड लास्ट टर्म ने क्या निकाला 21। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कैसे हम निकालते हैं, A is to B is equal to C is to D, यानी कि A क्या हमारे पास 2, B क्या हमारे पास 6। अब आपको मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपके पास AD किसके इक्वल होना चाहिए, AD हमारा इक्वल होना चाहिए BC के। तो A क्या है हमारे पास 2 और D क्या है हमारे पास 21। अगर 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 42। वैसे ही BC यानी कि B हमारे पास क्या था 6 और C क्या था हमारे पास 7, 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 42। 42 आ गया ना 42 का इक्वल, तो ये क्या है आपके पास क्वांटिटी सारी क्या है प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। अब इसी में एक आता है कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ 3 क्वांटिटीज A B C आर ऑफ सेम काइंड इन एंड सेम यूनिट दे विल बी इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, यानी कि A B C आपके पास अगर क्वांटिटीज है वो अगर सेम काइंड्स की है और सेम यूनिट की है तो क्या होगी एक दूसरे की, वो आपकी क्या क्वांटिटीज क्या होंगी कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन होगी। करके देखते हैं एक बार, आपके पास होगा क्या A B C यानी कि A is to B is to C। आप इसको क्या, अब इसको अगर आप प्रोपोर्शन के सिंबल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन की टर्म्स में क्या हो जाएगा, A is to B is to C है, A अपॉन B किसके इक्वल हो जाएगा B अपॉन C के, यानी कि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में आपके डिनोमिनेटर में भी B रहेगा और राइट हैंड साइड में आपके न्यूमरेटर में भी B रहेगा, यानी कि A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अब क्वेश्चन से पहले आप ये कर देखते हैं, द मिडल टर्म B इज कॉल्ड मीन बिटवीन A एंड C। जो A और C के बीच में है ना मिडल टर्म, उसको हम क्या कहते हैं मीन कहते हैं। A को हम क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म कहते हैं और C को हम क्या कहते हैं थर्ड टर्म कहते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके पास क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 16 25 इज, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, बिटवीन बोल रहा है यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 16 है, लास्ट टर्म आपके पास क्या है 25 है, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन क्या होगा हमारा B। अब निकाल लीजिए, आपके पास कौन सा प्रोपोर्शन है, ये कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन है। लिख लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा हमारा 16, मीन टर्म क्या है हमारे पास B और थर्ड टर्म क्या है 25। अब इसको लिख लेते हैं, क्या होगी इसकी वैल्यू A अपॉन B क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म क्या है 16 अपॉन B की वैल्यू हमें पता नहीं, मीन प्रोपोर्शनली निकालना है हमें, तो 16 अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 25 और B इंटू B क्या हो जाएगा हमारा B स्क्वायर, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 25 और 16 और 25 का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 400, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर है ना 400 की साइड, अब स्क्वायर है, स्क्वायर रिमूव करने के लिए क्या होगा वो शिफ्ट कर देंगे तो स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर रूट में आ जाएगी, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास
400, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 400, और 400 किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, तो मीन की वैल्यू क्या है हमारी 20। ऐसे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालनी है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 2 और 6 इज, 2 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, निकाल लेते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c करते हैं। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, b हमें पता है 6 है, यानी कि 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू, थर्ड टर्म आपको पता है c है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन c कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36, तो 2c इज इक्वल टू 36, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में है c के साथ, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो 36 अपॉन 2 क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 18, यानी कि c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18। तो ये क्या था हमारा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के कुछ स्टेप्स। क्या करेंगे, प्रोपोर्शन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a स्क्वायर c। अब 2a स्क्वायर और c का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपको पास 3 टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है, फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, इसी फॉर्म में होता है हमारा। आइए अब निकाल के देखते हैं। जैसे कि आपके पास a क्या है 2a, b क्या है आपके पास a स्क्वायर, c क्या है हमारे पास c ही है, और d की वैल्यू हमें पता नहीं, d की जगह आप x y या फिर d कुछ भी लैग कर सकते हैं, आप हम d ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए टर्म क्या है आपके पास a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू a हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, a से a को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या वैल्यू है हमारे पास 2 अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन d। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2d इज इक्वल टू ca, हाँ, और d की वैल्यू में निकालें तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ca अपॉन 2, कहीं ऑप्शन में गिवन है ca अपॉन 2, यस फर्स्ट पॉइंट आपका ca या ac बात एक ही है ना, तो ac अपॉन 2 फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द मीन प्रोपोर्शनल, क्या आपको निकालना मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बताया था मैंने आपको, मीन प्रोपोर्शनल मिड टर्म को कहते हैं ना, b जो होता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं हम, a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। आइए इसको करके देखते हैं एक बार, a अपॉन b, a हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर, b हमें पता नहीं, b ही तो फाइंड आउट करना है ना, मिड टर्म मीन प्रोपोर्शनल ही तो फाइंड आउट करना है हमें, इज इक्वल टू b की जगह हम b ही पुट करेंगे, और थर्ड क्या है हमारा 27y स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जब b को आप b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 12x स्क्वायर इनटू 27y स्क्वायर। अब यहाँ पे करके देखते हैं एक बार इसको हम, तो b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 12 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, करके देखिएगा 324 वैल्यू आएगी आपकी, और साथ में क्या है x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। आगे अगर देखते हैं स्क्वायर को अगर आप रिमूव करेंगे, आप शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो करके देखते हैं एक बार, आपके पास क्या है b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 324 x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। 324 किसका स्क्वायर होता है बताइए, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 आप ये लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। अब देखिए तीनों ही टर्म्स के साथ आपके स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो रूट आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 18xy। क्या 18xy कहीं गिवन है ऑप्शंस में, 18xy फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन
बार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 5x minus 3y divided by 5y minus 3x is equal to 3/4। अब इसमें क्या करना है आपको, x is to y की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। हाँ, क्या है हमारे पास 5x minus 3y अपॉन में 5y minus 3x है, इसके इक्वल टू में क्या है 3/4 इक्वल टू है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी। तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी आपके पास 4, 5x minus 3y is equal to 3 multiply by 5y minus 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20x। 4 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 3s are 12y is equal to, जब 3 को 5y से करेंगे 3 5s are 15y, और जब 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 3 3s are 9x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो x वाली टर्म है उसको एक साथ रखेंगे और y वाली टर्म को सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 20x, यहाँ पे क्या था 9x नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 15y था और यहाँ पे 12y है, यहाँ पे नेगेटिव है 12y, तो इधर की साइड आके क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐड करें तो 20 और 9 29x इज इक्वल टू 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27y। चलिए अब लिख लेते हैं। अब ये क्या आ गया 29yx एंड 27y आ गया हमारे पास। हमें क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म को शिफ्ट कर लेते हैं हम इसको यहाँ से x को ही शिफ्ट कर लेते हैं y की साइड, तो वैल्यू क्या हमारे 29 इज इक्वल टू, और 27 को इधर की साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर डिवीजन में आ जाएगा और ये क्या हमारा y इज टू x हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, वैल्यू किसकी चाहिए, x इज टू y की चाहिए, तो आप क्या करेंगे, हाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके कहाँ आ जाएगा डिवीजन में, और हमारे पास 29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 27 मल्टीप्लाई में तो क्या होगी वैल्यू 27 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था 29, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया x is to y is equal to 27 is to 29। चेक कीजिए ऑप्शन में है क्या 27 is to 29, फर्स्ट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट, थर्ड भी इनकरेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि a is to b है आपके पास 3 is to 2 एंड b is to c है आपके पास 3 is to 5। अब बताइए आप मुझे कि a is to b is to c की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि a is to b के रेशियो में देखें तो a आपका क्या है 3 है और b आपका क्या है 2 है ना। और अगर b is to c में देखें तो क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, c की वैल्यू 5 आ रही है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक जगह b की वैल्यू 2 हो और एक जगह 3 हो। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जब 6 बनाना है तो आप क्या करेंगे, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 3s are 9, 2 3s are 6, तो 9 is to 6 आ गया। ऐसे ही आप b is to c का देख लेते हैं हम, b is to c में क्या है हमारे पास 3 is to 5 था, तो आप क्या करेंगे 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 के इक्वल लाने के लिए तो आप क्या करेंगे 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2s are 6 is to 10। अब a is to b is to c का रेशियो बताना है आपको, तो क्या वैल्यू होगी, a क्या है हमारा 9, b क्या है, दोनों में सेम है, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, 9 is to 6 is to c क्या था हमारा 10। ऑप्शन में है कहीं 9 is to 6 is to 10, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ए क्या है आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए भी हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कितने 750 कुछ है रुपीस, मान लीजिए कुछ भी है, आपको क्या करना है 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है।
डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, और रेशियो पता है आपको, देखिए इसमें रेशियो गिवन है, अगर गिवन है तो आपको क्या करना होगा, उसी रेशियो में इसको डिवाइड करना होगा। आइए करके देखते हैं। रेशियो क्या है हमारे पास, 4:5:6। आइए करते हैं, तो कितना हमारे पास 750 है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं आपको, 4x 5x और 6x, जैसे हम रेशियो को हम क्या करते हैं, x लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4:5:6 का ही रेशियो है। तो बताओ जब भी किसी भी चीज का अगर बांटना है आपको, या फिर क्या करना है, सपोज आपके पास क्या है 6 मैंगोज हैं, आपको उसको 3 लोगों में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, 2 उसको देंगे, 2 उसको देंगे, 2 उसको देंगे, तो क्या हुआ, ये दो का सम ही तो हुआ, किसके इक्वल हुआ, 6 के इक्वल हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 4x है आपके पास, 5x है और 6x है, इन सबका सम किसके इक्वल होगा, 750 के इक्वल होगा, 750 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, कि x की वैल्यू पता होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि सम क्या है टोटल। तो आप आइए देखते हैं, 4x 5x और 6x वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 15x इज इक्वल टू 750। x की वैल्यू क्या आ गई, 750 अपॉन 15, 5 5s are 75 यानी कि 50। x हमारे पास अगर 50 है, अब तो इजीली आप निकाल सकते हैं 4x 5x और 6x की वैल्यू। तो 4x क्या हो जाएगा, 4 into 50, 5x क्या हो जाएगा, 5 into 50 और 6x क्या हो जाएगा, 6 into 50। बताइए क्या वैल्यू होगी, 4 into 50 करेंगे तो क्या आएगा, 200, 5 into 50 करेंगे 250, 6 into 50 करेंगे तो 300। तो क्या ये नंबर्स आपके ऑप्शन में है, 200, 250 एंड 300? चेक कीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 200, 250, 300, हाँ यही तो है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखें एक बार, ये क्या कह रहा है कि इफ a is to b is equal to 4:1, then root a अंडर रूट a अपॉन b प्लस में अंडर रूट b अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं a is to b का रेशियो क्या है, 4 है, 4:1। आप इसको क्या कर सकते हैं, a is to b क्या है आपका 4x और is to 1x भी बोल सकते हैं आप। अब हमें क्या करना है, इसको रूट की टर्म में लाना है। आइए करके देखते हैं, अंडर रूट a अपॉन b प्लस में अंडर रूट b अपॉन a। तो आइए वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, b की वैल्यू क्या है 1, प्लस में b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4। अब बताइए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का ही होता है। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती कि 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस में b की वैल्यू क्या थी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर से अब क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 प्लस 1 अपॉन 2, है ना, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगी। आइए करके देखते हैं, जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, और जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 2 हो जाएगा आपका। करके देखें 2 into 2 क्या आता है 4 plus 1 divided by 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5/2। क्या 5/2 ऑप्शन में है, हाँ है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि a/4 is equal to b/5 है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी। अब यहाँ देखिए आप इन सारे ऑप्शंस को एक बार चेक कीजिए। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या है आपके पास a+4/a-4 है, और b क्या है इज इक्वल टू b-5/b+5 है। अब ये बताओ एक टर्म नेगेटिव होगी और एक टर्म पॉजिटिव होगा, ऐसा क्यों, जब a/4 है और b/5 है तो a आपका पॉजिटिव होगा, बाकी एक जगह b नेगेटिव क्यों होगा। जब वैल्यूज में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो हम कैसे करें, नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे क्या है a+4/a-4
इक्वल टू b प्लस 5 अपॉन b माइनस 5। तो ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट लग रही है क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं आप। यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट की जैसा ही, वहां पे ए पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, और बी क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे क्या था, नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अब ये बताइए मुझे, क्वेश्चन क्या है हमारा, a अपॉन 4 इज इक्वल टू b अपॉन 5 इज इक्वल टू c अपॉन 9। आपको क्या करना है, a प्लस b प्लस c अपॉन में क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। पहले हम abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a लेट कर लेते हैं, a अपॉन 4 किसके इक्वल है, k के इक्वल है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 4k। ऐसे ही आपका क्या है, b अपॉन क्या था हमारा 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 5k हो जाएगा आपका। c की वैल्यू भी ऐसे निकाल, c अपॉन 9 इज इक्वल टू, अगर k के इक्वल है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9k। अब ये तो हमने लेट किया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, इक्वेशन क्या है, हमें पुट किस में करनी है, a प्लस b प्लस c अपॉन c करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या थी, 4k, b था हमारा 5k, और c क्या है हमारा 9k। इनकी वैल्यू और डिनोमिनेटर में क्या लेना है हमें, c, और c क्या हमारा 9k। करके देखिए 9k और 5k कितना हो जाएगा आपका 14k, और 14k और 4k कितना हो जाएगा 18k। 18k अपॉन 9k, k से तो k कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18, तो 2 क्या है आपकी वैल्यू आ गई। ऑप्शन में 2 चेक कीजिए, ए ऑप्शन 4 है आपका गलत है, बी ऑप्शन आपका क्या है 2 है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। टॉपिक हमारा इंडाइसिस। अब इंडाइसिस क्या है, जब भी पावर की बात होती है, इंडेक्स की बात होती है, या इंडाइसिस की बात होती है, तीनों सेम है, यानी कि आप पावर बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, या फिर इंडाइसिस बोल लीजिए, तीनों ही टर्म्स क्या है, सेम है। तो पावर्स क्या होती हैं, आप ले लीजिए, आप क्या है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 4 की पावर 4, ये सारे क्या है पावर्स हैं, यही क्या है हमारे इंडाइसिस हैं। या अगर मैं आपको बोलूं 2 की पावर 4, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 क्या है 4 टाइम्स 2 से ही मल्टीप्लाई करोगा। जैसे 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 4 क्या होती है 16। ऐसे अगर आपके पास है 3 की पावर 2, यानी कि 3 क्या है 2 टाइम्स अपने नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 3 वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9। यही है आपका इंडाइसिस। द पावर आल्सो नोन एज इंडाइसिस और इंडेक्स tells you how many times you have to must the number by itself and number will be called as base। जो नंबर होगा आपका वो बेस होता है, और इसमें क्या कहते हैं कितने टाइम्स अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही है आपका इंडाइसिस। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एनी बेस टू द पावर और इंडेक्स 0 ऑलवेज 1, यानी कि आपका कोई भी बेस हो, अगर उसकी पावर 0 हो, कोई भी नंबर हो बेस में, अब ये मैटर नहीं करता कि आपका कोई नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर अगर 0 होगी तो वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी। एग्जांपल दे देते हैं, अगर आपके पास है -27 की पावर 0, किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। 64 की पावर 0, वो भी किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। बट 0 की पावर 0 हमेशा क्या होगी, नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपको किसी nth टर्म का स्क्वायर रूट, कोई भी रूट निकालना, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, ये मैटर नहीं करता, अगर कोई भी रूट निकालना तो कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना तो आप क्या कर, सपोज a का स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो a के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है a की पावर 1/2, या आप इसको क्या लिख सकते हैं √a। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है 4 किसका स्क्वायर रूट है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/2, क्या वैल्यू आएगी 2 आएगी, है ना। या फिर √4 करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 4, अंडर किसका होता है, किसका स्क्वायर है 4, 2 का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। अब क्यूब रूट में क्या करते हैं, a की पावर 1/3, यानी कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए और इसको क्या लिख सकते हैं आप, q√a। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास है 27। अब 27 किसका क्यूब रूट होता है भाई, 27 की पावर 1/3 हो जाएगी, अंडर क्यूब 27 किसका होता है 3 का होता है ना। अगर 3 को आप 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 27, 3 into 3 9 into 3 27।
ऐसे आप फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट सब फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ रूट के लिए क्या करेंगे आप, a की पावर 1/4 किसके इक्वल होगी आपका, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ a। फिफ्थ रूट निकालना है तो a की पावर 1/5 या फिर फिफ्थ रूट ऑफ a। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इंडाइसिस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इंडाइसिस में आपको स्क्वायर निकालना होता है, रूट्स निकालने होते हैं, यही वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है 64। अब 64 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, 64 की पावर 1/2 है ना, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 64 की पावर 1/2 या फिर अंडर रूट 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका, 8। अगर 64 को आपका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 into 4 into 4, क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 4 into 4 16, 16 into 4 क्या होगा आपका 64। तो 64 किसका क्यूब रूट है हमारा, 4 का। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास है 343, 343 किसका क्यूब रूट है, किसका थर्ड रूट होता है 343, तो आप क्या करेंगे, 343 की पावर 1/3 या फिर अंडर रूट 344, सॉरी 343। तो 343 हमारा किसका होता है, 7 का होता है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 into 7 into 7 क्या होगा, 7 into 7 49, 49 into 7 करेंगे तो आपका आएगा 343। जब भी पावर माइनस में होगी तो हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास एग्जांपल है 2 की पावर -5, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, 1 अपॉन, ये क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है, डिवाइड में आता है। कैसे, अगर आपके पास पॉजिटिव पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में होगा, अगर नेगेटिव पावर है तो डिवीजन में होगा। तो 2 की पावर -5 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर -5 था, तो यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 अपॉन 2 इंटू 2 को आप 5 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडाइसिस का फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा, अगर किसी का भी बेस अगर सेम हो और पावर्स अगर डिफरेंट हो, इस कंडीशन में क्या करेंगे, सपोज a की पावर m इंटू a की पावर n है आपके पास, a की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका, तो यहाँ पे क्या है, बेस हमारा सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। इस कंडीशन में क्या है, 2 हमारा कॉमन है, बेस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है, m और n को हमने ऐड कर दिया, तो 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 5 क्या होती है हमारी 32। एक कंडीशन ये है इसकी कि अगर एक पावर नेगेटिव हो और एक पावर पॉजिटिव हो, इस कंडीशन में क्या होगा, तो एक बार देख लेते हैं। अगर आपके पास a की पावर है -n इंटू a की पावर क्या है n, एक आपका नेगेटिव है एक आपका पॉजिटिव है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ में ऐड करते हैं, जो भी कोई सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, पावर्स क्या थी -n प्लस n, a की पावर क्या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, a की पावर क्या आ गई 0, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 होती है। एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि आपके पास है 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, बेस इक्वल है कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -4 प्लस 3, तो -4 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, तो 2 की पावर क्या आ गई आपकी -1। जब 2 की पावर -1 आ गई तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, जब भी कोई पावर माइनस में हो तो जो बेस होता है नंबर होता है वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, तो ये डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है आपका। तो यही था हमारा इंडाइसिस का फर्स्ट लॉ। इंडाइसिस का सेकंड लॉ की बात करें, अगर कोई सेम नंबर बेस सेम है आपका और पावर्स क्या है डिवीजन की फॉर्म में है, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्या है पावर्स क्या हो रही है डिवाइड हो रही है आपस में, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम बेस को कॉमन लेंगे और पावर्स को माइनस कर देंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास है 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, बेस सेम है, क्या करेंगे हम 2 कॉमन लेंगे, पावर्स क्या थी 4 और 6 और 4 थी, तो 6 माइनस 4 m माइनस n करते हैं ना, तो 2 की पावर 6 माइनस 4 वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 आ गई, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आ गया ये 4। ये था हमारा इंडाइसिस का सेकंड लॉ। इंडाइसिस का थर्ड लॉ की बात करें,
इसमें क्या होता है, बेस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होती है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सपोज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, या फिर एग्जांपल के थ्रू लेते हैं इसको कि बेस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होगी, यानी कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, पावर सेम है, नंबर डिफरेंट है। आप क्या करेंगे, नंबर्स को क्या करेंगे, जो टर्म्स है हमारी उसको मल्टीप्लाई करके पावर जो होंगी उनकी कॉमन ले लेंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका, आपके पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, पावर सेम, बेस डिफरेंट, टर्म्स डिफरेंट है हमारे पास, तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब पावर कॉमन ले लेंगे, पावर क्या आ जाएगी इसकी 2, तो जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6, 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 36। तो ये था इंडाइसिस का थर्ड लॉ। इंडाइसिस के फोर्थ लॉ की बात करें, इफ अ पावर इज बीइंग रेज्ड टू अनदर पावर, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी रियल नंबर का पावर जो है वो किसी और पावर से रेज हो रहा है, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक एग्जांपल है आपके पास a की पावर m और इसका a की पावर m की पावर क्या है आपके पास n है। एक एग्जांपल देखते हैं, जब a की पावर m की पावर n हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर्स होती है उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इस कंडीशन में पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले कि आपके पास क्या है 2 की पावर 2 और इसकी पावर भी क्या है 2, यानी कि 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर क्या है 2 है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका, पहले तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 2 अब पावर्स क्या है 2, इसकी a की भी पावर 2 है और इस पूरे की पावर भी 2 है ना, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो a की पावर क्या हो जाएगी हमारी 4, तो 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16 के इक्वल, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स ऑफ 2 है ना, 4 बार 2 से ही मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 16। तो ये था इंडाइसिस के चारों लॉस थे हमारे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इंडाइसिस के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 into 32 की पावर 1/5 इज, अब ये 32 की पावर 1/5 क्या है, 32 की पावर 1/5 का मतलब क्या है कि 32 फिफ्थ, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 होने पे वो वैल्यू क्या आ जाए आपकी 32 आ जाए, तो वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर है 2, क्योंकि 2 की पावर 5 किसके इक्वल होती है 32 के इक्वल होती है। आइए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या था 2 into 32 की पावर 1/5, यानी कि 2 into किसकी वैल्यू होती है 32 की पावर 1/5 2 की होती है, यानी कि 2 into 2 वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, क्या ऑप्शन में 4 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की पावर a माइनस b इंटू एक्स की पावर b माइनस c इंटू एक्स की पावर c माइनस a की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे ये बताइए कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है ये हमारा, ये क्या ये वाला लॉ नहीं है कि a की पावर m इंटू a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n के इक्वल होता है। तो जब बेस सेम हो तब ये कंडीशन अप्लाई होती है, बेस हमारा सेम है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे पावर्स को ऐड कर देते हैं, a माइनस b फिर क्या है हमारे पास प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, करके देखें a यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, a से ये कैंसिल हो गया, b नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, c भी नेगेटिव है पॉजिटिव भी है, c भी कैंसिल हो गया, यानी कि x की पावर क्या हो गई हमारी 0 और x की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर अपॉन में 3xy की पावर क्या है 0 है। अरे जब भी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होनी है 1 ही तो होती है। अब कोई भी नंबर हो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, कोई अलजेब्रा हो आपका या फिर कोई कांस्टेंट हो, तो पावर क्या होगी 0 होगी तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपके पास क्या है 3 की पावर 2 और इसकी भी पावर क्या है 3 इनटू में 4 की पावर 3 की पावर 2 इनटू में 5 की पावर 3 की
सबको डिवाइड किससे करना है आपको, 3 की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 2 है हमारे पास, और इनटू में 4 की पावर 2 की पावर 3, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 5 की पावर 2 है, उसकी पावर भी क्या है हमारे पास 3 है। तो यहाँ तो पहले इन पावर्स को सॉल्व करेंगे हम। तो ये कौन सा लॉ बन रहा है आपका, a की पावर m की पावर n है ना। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप देखिए यहाँ पे जब 3 की पावर 2 इंटू 3 है तो क्या हो जाएगा 6, 4 की पावर 3 इंटू 2 है ये भी 6 हो जाएगा, 5 की पावर 3 इंटू 2 है ये भी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी क्या 3 की पावर 3 इंटू 2, अब 2 इंटू 3 हो या 3 इंटू 2 हो वैल्यू तो सेम ही होनी है ना। 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब देखिए 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगी, 4 की पावर 6 से 4 की पावर 6 और 5 की पावर 6 से आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 1। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। Which is true? अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। अगर 2 की पावर ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0, अब सिंपल सा आप मुझे ये बताओ किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू क्या आएगी 1 होगी, चाहे वो बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो कैसा भी नंबर हो। तो ऐसा हो सकता है किसी नंबर की पावर 0 है वो बड़ा हो किसी और नंबर की से जिसकी पावर भी 0 है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया, अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है और कोई अनदर नंबर उसकी पावर भी 0 है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। तो वैल्यू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 16x की पावर -3 y स्क्वायर इनटू में 8 की पावर -1 इनटू x की क्यूब इनटू y की पावर -2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 16 है आपके पास, x की पावर -3। अब देखो जब पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, वो क्या आ जाता है डिवीजन की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x, यानी कि अगर -3 है तो x की पावर क्या हो जाएगी x का डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव से। अब यहाँ पे देखते हैं इनटू में क्या था 16 के साथ y स्क्वायर, तो y स्क्वायर पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा। फिर क्या इनटू 8 की पावर -1, तो 8 भी कहाँ आ जाएगा 8 के पास आ जाएगा क्योंकि वो भी क्या है नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखते हैं इनटू में x की क्यूब पॉजिटिव है तो x की क्यूब न्यूमरेटर में रहेगा आपका, यहाँ y भी नेगेटिव है इनटू में y की पावर 2। अब देखिए क्या कोई कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल हो रही है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 8 1 जार 8 8 2 जार 16। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2, ऑप्शन सी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x 3 की पावर 1/3 और ये आपका मल्टीप्लाई में है 3 की पावर -1/3। तो आपको वैल्यू किसकी निकाले 3x 9x की। अब बताओ मुझे जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो पावर डिफरेंट हो तो क्या करते हैं पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेस सेम रहेगा 1/3, आपको क्या करना था ऐड करना था, बट क्या ये जो 3 चलो करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1/3 प्लस -1/3 सॉल्व कर ले इसको, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/3 प्लस माइनस -1/3। तो यहाँ पे वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी आपकी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 0/3। तो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 आ गई। पुट कर लीजिए वैल्यू में, यानी कि 3x - 9x = 3x क्या है हमारे पास, यानी कि 3 × 1 - 9x क्या है हमारे पास 9 × 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 9, यानी कि आपका वैल्यू क्या होगा -6। ठीक है, अब -6 है, क्या ऑप्शन में है नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि 125 की पावर 2/3। अब इसको सॉल्व ही करके देखते हैं। 125 की पावर 2/3, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 125 को आप क्या लिख सकते हैं
5 की क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 की क्यूब की पावर 2/3 इंटू अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3 है। 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125 होता है, बट आप इसको 5 की क्यूब ही रहने दें अभी, और 5 की पावर क्या 1/2 है। आइए सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए 5 की क्यूब है, पावर में भी क्या है 2/3, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 5 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची 5 इंटू क्यूब से अंडर रूट, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या यहाँ भी 5 रह गई आपके पास, और 5 की पावर 1/2 एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, बेस सेम है, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m प्लस n, तो बेस सेम रहेगा, पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, इनके नीचे 1 लगा देते हैं, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 ही रहेगी। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 1 वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखते हैं 5 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 4 2 6 6 और 2 8 और 1 9 9/2। क्या ये ऑप्शन में है कहीं 5 की पावर 9/2, 5 1/5 1 नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, नन ऑफ दीज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉगरिथम। Logarithm were invented in 17th century as a calculation tool by Scottish mathematician John Napier. He coined the term from two ancient words of Greek, logos and arithms. Logos means proportion and arithmetic means number, compounding them to produce the word logarithms. Logarithm की इन्वेंशन कब हुई थी 17th सेंचुरी में, क्यों हुई थी, कैलकुलेशन टूल के लिए हुई थी। ये कैलकुलेशन टूल है ना हमारा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हुई थी। जैसे मैथमेटिक्स क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाता है, मैथमेटिक्स भी क्या है टूल है हमारा, सेम ऐसे ही लोगारिथम भी क्या है कैलकुलेशन टूल है जो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाता है। अब इसको इन्वेंट किसने किया था, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, तो लोगारिथम की इन्वेंशन की थी हमारे स्कॉटिश मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉन नेपियर। उन्होंने क्या किया था, इसकी इन्वेंशन की थी। और ये जो है ग्रीक वर्ड्स, टू एंशिएंट वर्ड्स ऑफ ग्रीक, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो टू एंशिएंट ग्रीक टर्म्स, उससे इन्वेंट हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है हमारा, कौन कौन से, लोगोस एंड एरिथम्स। लोगोस का मतलब क्या होता है हमारा प्रोपोर्शन, और एरिथम का मतलब क्या होता है हमारा नंबर्स। इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है हमारा लोगारिथम। डेफिनेशन ऑफ लोगारिथम, the logarithm of a number to a given base is the index or the power to which the base is raised to produce the number. In other words, to make it equal to the other number. इसके एग्जांपल की बात कर ले, if a की पावर m is equal to b, where a is greater than 0, b is greater than 0 and a is not equal to 1, then the exponent m is said to be logarithm of b to the base a. So if a की पावर m is equal to b, ये आपका हो जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म, m is equal to log a की पावर b, ये हो जाएगा आपका लोगारिथम फॉर्म। कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आपके पास है 2 की पावर 3, तो आपको पता है 2 की पावर 3 किसके इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। हम इस लोगारिथम की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, log बेस क्या था हमारा 2, और 2 की पावर जो हमने 3 की थी, हमारा क्वेश्चन क्या था 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस जब हम उसको log की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे, log 2 जो आपका बेस था वो एज अ 2 ही रहेगा log के साथ, log 2 पावर, यानी कि 2 की क्यूब जो हमने की थी ना उसकी वैल्यू क्या थी 8, वो 8 क्या हो जाएगा 2 को पावर हो जाएगा। ये सारे किसके इक्वल हो जाएंगे, आपके 3 के इक्वल हो जाएंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 3। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर m इज इक्वल टू y। हम इसको कैसे लिख सकते हैं लोगारिथम की फॉर्म में, क्वेश्चन क्या था हमारा x की पावर m इज इक्वल टू y, तो log बेस क्या था हमारा x की पावर क्या हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू m। तो लोगारिथम की फॉर्म में बेसिकली हमारा यही रोल होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो हमारे पास इक्वल टू का नंबर दिया होता है वो हमारी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है, बेस की पावर हो जाती है, और जो एक्चुअल में बेस की पावर है
वो क्या आता है, इक्वल टू में आ जाता है। तो यही था आपका लॉगरिथम। आज हम क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ है कि आपका है, तो फर्स्ट लॉ है आपका लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द लॉगरिथम्स ऑफ द नंबर टू द सेम बेस। जब आपका बेस सेम होगा तो जो उसका प्रोडक्ट होगा ना नंबर्स का, वो किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। करके देखते हैं। ए की अलॉग ए की पावर आपके m इंटू एन, तो आप जब पावर्स के मल्टीप्लाई में तो वो कहाँ आ जाएगी, इधर एडिशन में, सम में आपका हो जाएगा, तो क्या सम के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लॉग ए की पावर m इंटू एन को कैसे प्रेजेंट करेंगे आप, लॉग ए की पावर m प्लस लॉग ए की पावर n, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आइए प्रूफ करके देखते हैं इसे एक बार। लेट कर लीजिए log a की पावर m को आप x लेट कर लीजिए, तो log a की पावर m इज इक्वल टू x है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है, log के फॉर्म में आप इसको करेंगे तो log a की पावर x इज इक्वल टू आपका m हो जाएगा। वहीं आपका सेकंड क्या है, a की पावर n, a की पावर n इज इक्वल टू, अगर आप y लेट करते हो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर n इज इक्वल टू y है, तो a की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा m इंटू n, m इंटू n, m क्या था आपका ax और n क्या था आपका ay, तो m इंटू 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ax इंटू ay। आपका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं हमारे, तो आप क्या हो जाएगा इसका a की पावर x प्लस y। ये इसी को तो हमने प्रूफ किया अभी, जो क्या हम हमारी वैल्यू करती log a की पावर m इज इक्वल, log a की पावर m इंटू n किसके इक्वल हो जाएगा, log a की पावर m प्लस log a की पावर n। सेकंड है हमारा द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम्स टू द सेम बेस। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, log a का क्वोशिएंट क्या आपका m अपॉन n, ठीक है, और इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, log a की पावर m माइनस log a की पावर n के फॉर्म में आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो log a m by n को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, log a की पावर m माइनस log a की पावर n, log a की पावर m को आप x लेट कर लीजिए और log a की पावर n को हम क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे। log a की पावर m इज इक्वल टू x है, तो a की पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा, और log a की पावर n इज इक्वल टू y था आपका, तो a की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। आपको और कुछ नहीं करना, दोनों को टर्म्स को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट को आपको सेकंड से डिवाइड करना है। m बाय n क्या हो जाएगा, m अपॉन n किसके इक्वल हो जाएगा, ax अपॉन ay के। और जब डिवीजन में होता है, सेम बेस होता है, पावर्स डिफरेंट होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं ना, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर x माइनस y। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, log a की पावर m बाय n, आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, log a की पावर m माइनस log a की पावर n। यही तो हमने बताया था ना फर्स्ट में कि इसकी वैल्यू ये आएगी। थर्ड लॉ है हमारा, लॉगरिथम ऑफ द नंबर रेज्ड टू द पावर इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ द पावर मल्टीप्लाइड बाय द लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द सेम बेस। जब इस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, आपके पास क्या होगा, log a की पावर m की पावर क्या होगी n, इसको आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, जो वो m की पावर n है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी n log a की पावर m हो जाएगा। आपको प्रूफ करके देखते आइए। हाँ, log a की पावर m को हम x लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a की पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बोथ साइड्स क्या करना है, पावर को n से रेज कर देना है। a की पावर x की पावर भी क्या हो जाएगा, a की पावर x है उसको अगर आप रेज करेंगे n से तो क्या हो जाएगा x की पावर n, और आपके पास सेकंड क्या था, m था, m की पावर भी क्या हो जाएगी n। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की पावर कहती है हमारे पास x इंटू n, तो a की पावर क्या हो जाएगा xn, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा m की पावर n। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये log a की पावर m की पावर क्या हो जाएगा, n किसके इक्वल हो जाएगा आपका, nx के इक्वल हो जाएगा, nx के इक्वल हो जाएगा। तो प्रूफ तो यही करना था हमें कि log a की पावर m की पावर n किसके इक्वल होगा आपका, log n जो था हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा n log a की पावर m। लास्ट है हमारा चेंज ऑफ बेस, जिस कंडीशन में क्या होगा, आपका बेस चेंज हो जाएगा। इफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर टू द any given base, then logarithm of the same number any other base can be determined from the following relation। इस कंडीशन में क्या करेंगे, log a की पावर m इज इक्वल टू, आपके पास क्या चेंज बेस है, बेस चेंज होना चाहिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, log b की पावर m इंटू में log a की पावर b, बेस चेंज हो गया आपका। log b की पावर m को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, log b की पावर m इज इक्वल टू log a की पावर m अपॉन में log a की पावर b। आइए प्रूफ देखते हैं इसका। log a की पावर m इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे x लेट कर लीजिए
और log b की पावर m को हम y लेट कर लेते हैं और log a की पावर b को हम क्या करेंगे z लेट कर लेते हैं। आइए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर x इज इक्वल टू m, b की पावर y इज इक्वल टू m और a की पावर z किसके इक्वल हो जाएगा आपका, a की पावर z इज इक्वल टू b। आप इसको ये भी लिख सकते हैं a की पावर x किसके इक्वल हो जाएगा, b की पावर y के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे आपके a की पावर x ब्रैकेट में पावर z की। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर xz, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y और आप इसको और ये किसके इक्वल हो जाएंगे आपके a की पावर z और उसकी पावर क्या है y। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको a की पावर z yz भी लिख सकते हैं इसे, x इज इक्वल टू yz। अब क्या होगा हमारा log a की पावर m किसके इक्वल हो जाएगा, log b की पावर m इंटू log a की पावर b और आप इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, log b की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log a की पावर m अपॉन में log a की पावर b। और अगर हम m की जगह a पुट करके देखें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, log a की पावर a किसके इक्वल हो जाएगा log b की पावर a इंटू में log a की पावर b। और जब log b की पावर a इंटू में log a की पावर a की इक्वल होगा log b की पावर a इंटू में log a की पावर b। अब देखो क्या है, b की पावर a है और a की पावर b, बात तो एक ही है ना, तो ये दोनों ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर पावर जिसकी किसी भी लॉग में क्या होता है, अगर 10 की पावर 10 है तो वो a के इक्वल होगा, a की पावर a है तो 1 के इक्वल होगा। तो a log b की पावर a इंटू में log a की पावर b, पावर्स और नंबर दोनों ही एक जैसे ही हैं। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है। तो ये किसके इक्वल होंगे, हमारे 1 के इक्वल होंगे। हम क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे विजिबल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या करना है आपको, फाइंड द लोगारिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। आपको बेस क्या रखना है इसका, 2√3 रखना है और लोगारिथम आपको किसका निकालना है, 1728 का। यहाँ पे तो आप एक चीज कर सकते हैं, 1728 का एलसीएम ले सकते हैं, आप लेके चेक कर लीजिएगा। 1728 तो इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, आप एलसीएम लेके चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे करेंगे हमें क्या करना है, 2 तो ठीक है बेस ठीक है, लेकिन हमें √3 की फॉर्म में लेना है इसको। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू √3 क्या होता है, √3 क्या होता है हमारा कि 3 इंटू 3 आपका 9 होता है, वैसे √3 इंटू √3 मिलके आपका क्या बनता है, 3 बनता है। कैसे बनता है, √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 3। तो आइए जल्दी से देखते हैं एक बार इसको, यानी कि √3 की पावर 6। अब यहाँ पे बताइए मुझे कि हम शो कैसे करेंगे इसको। आप ये इसकी अगर मैं इन दोनों की पावर को कॉमन ले लूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2√3 की पावर 6 है ना। और हम इसको अगर लॉग की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो क्या होता है, लॉग ये 2√3 बेस है आपका, इसकी पावर 6 यानी कि किसके इक्वल होगी, ये जो वैल्यू आपकी 1728 के इक्वल होगी। अब हमें क्या बताना है, लोगारिथम बताना है इसका। तो लोगारिथम क्या होगा इसका, 6। ये जो 6 होता है हम इसको लिखते हैं ना log 2 की पावर √3 किसके इक्वल हो गई आपकी, 6 के इक्वल होगी। तो वैल्यू कौन सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि log 6 प्लस log 5 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जब दो लॉग्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो ये भी आपका लॉ है ना कि जब ऐड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे log m प्लस log n है अगर आपके पास तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू log m इंटू n हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, log 6 प्लस log 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 30। सो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है कि log 2 की पावर 8 किसके इक्वल होगा, log 2 की पावर 8। log 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 8 log 2 की पावर 8 है आपके पास, यानी कि 8 इसको अगर हम लिखेंगे तो 8 क्या है, 8 किसके इक्वल होता है, यानी कि 8 क्या होगा 2x। ऐसा कौन सा नंबर ले हम कि 2 की ऐसा कौन सा यहाँ पे पावर आएगी जिससे 2 की पावर ये क्या हो जाए 8 में कन्वर्ट हो जाए। 2 की ऐसी कौन सी पावर होगी जो 8 होगी, यानी कि
की पावर 3। सो 3 आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, log 1 into 2 into 3 किसके इक्वल होगा, log m into n into p किसके इक्वल होता है, log m plus log n plus log p के इक्वल होगा। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपकी, log 1 into 2 into 3 किसके इक्वल होगा, log 1 plus log 2 plus log 3 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव log 2 is equal to this and log 3 आपके पास ये गिवन है, आपको log 6 की वैल्यू बतानी है। अब log 6 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, कैसे हम log 6 निकाल सकते हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं log 6 is equal to log 2 into log 3 और log 2 into 3 लिख सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, log m into n हो अगर तो हम क्या करेंगे, log m plus log n कर सकते हैं। अब log m plus n कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, log 2 plus log 3 कर देंगे आप। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, देख लेते हैं। log 2 क्या है हमारे पास, गिवन है log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 0.4771 ऐड कर लीजिए, वैल्यू आपकी क्या आएगी 0.7781। क्या ऑप्शन में है 0.7781, यस ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार, log 10 की पावर 5 प्लस log 10 की पावर 8 माइनस log 10 की पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये तीनों log गिवन है आपके पास। यहाँ पे देखिए log 10 तो कॉमन है, तो log 10 को हम कॉमन लिख लेते हैं। जब पावर्स ऐड होती हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब डिवाइड होता है तो क्या करते हैं, सॉरी जब पावर्स ऐड होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस होती है तो डिवाइड करते हैं। बस ऐसे ही कर लेना। log 10 की पावर क्या थी 5 मल्टीप्लाई में log 10 की पावर क्या है 8, ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, डिवीजन में क्या आ जाएगा, log 10 की पावर 4 जो माइनस हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम डिवीजन में ले लेंगे। सॉल्व करें तो 4 1 4 4 2 8, यानी कि 5 into 2 आपका क्या हो जाएगा 10। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, log 10 की पावर 10। अब log 10 की पावर 10 आ गई, जैसा कि हमें पता है हाँ, किसी भी नंबर की पावर सेम हो, जैसे a की पावर अगर a है तो किसके इक्वल होगा, अगर a की पावर a ही है तो उसके किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अगर log 5 की पावर 5 है तो भी वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे log 10 की पावर 10 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपके पास है log 2, फिर ब्रैकेट में log 2 अगेन ब्रैकेट में log 3, फिर log 3 की पावर 27 की क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके देखते हैं एक बार। हमें सॉल्व किसको करना है, log 3 की पावर 27 की क्यूब। हम इसको क्या कर सकते हैं कि log 3 की पावर 27 की क्यूब है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log 3 की पावर 3 की क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो 3 की पावर क्या हो गया 27, 3 की क्यूब क्या होता है 27 की पावर 3। आइए देखिए आगे क्या कर सकते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 3 और ये क्या है 3 into 3 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, है ना। और यहाँ पे क्या 3 की पावर 3, अब इसको क्या करेंगे 9 क्या होगा log से पहले आ जाएगा, यानी कि 9 log 3 की पावर 3, हाँ log 9 log 9 3 की क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो 9/9 क्या हो जाएगा आपका 1 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 9 की पावर अगर 1 हो तो वैल्यू क्या आएगी उसकी 9 ही आएगी, है ना। तो ऑप्शन 9 है कहीं पे नहीं है, तो ये क्या है नन ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपका, ये 27 to 9 जो है वो भी आपका अंडर रूट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4 अंडर रूट। अब 7 to 9 किसका किसी का क्यूब होता है ना, किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि अंडर
होते हैं, 3 की क्यूब होती है, तो इसकी पावर क्या है 4/3। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस क्यूब से तो ये क्यूब कैंसिल हो गई, 3 की क्यूब से 3 का ये पावर कैंसिल हो गई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4 अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए आप 9 है, 9 है अंडर रूट में, तो क्या मैं इसको रूट से बाहर निकालने के लिए लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। 3 का स्क्वायर इनटू में 1/9 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ही लिख लेते हैं एक साथ, इनटू में 3 की पावर 4 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 इनटू में 1/3 इनटू में 3 की पावर 4। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से ये पावर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।